हेलो दोस्तों। दुनिया के ऑयल का 20% ईरान और ओमान के बीच एक 21 माइल के पानी के हिस्से से गुजरता है। कई दशकों से इस जगह से आना जाना फ्री था। ये इंटरनेशनल लॉ के अंडर प्रोटेक्टेड था और यूएस नेवी इसे एनफोर्स करती थी। लेकिन पिछले हफ्ते भर में ब्लूमबर्ग, लॉयड्स लिस्ट और फाइनेंशियल टाइम्स के हिसाब से शायद अब ऐसा नहीं होगा। इनके हिसाब से ईरान शिप्स को यहां से आने जाने देने के लिए $2 मिलियन तक चार्ज कर रहा है। ईरानियन लॉ मेकर्स के हिसाब से ऐसा ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इस टोल को फॉर्मलाइज करने के लिए एक बिल ऑलरेडी इनके पार्लियामेंट से गुजर रहा है, लेकिन इस क्लेम के बारे में डिबेट चल रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान के ही कुछ स्टेट मेंबर्स इस टोल को अपोज कर रहे हैं। जैसे इंडिया में ईरान के एम्बेसी ने कहा कि इन सोर्सेस के रिपोर्ट्स अनफाउंडेड मतलब बेसलेस हैं। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात पे कोई कमेंट नहीं किया। तो क्या ईरान दुनिया के एनर्जी के सबसे जरूरी चोक पॉइंट पे टोल चार्ज कर रहा है? हमें यह नहीं पता और यही हमारे आज के वीडियो का एक हिस्सा है। अगर ऐसा होता है, आप इन शब्दों को अलग अलग तरीकों से आज के इस वीडियो में सुन सकते हो। सच्चाई और रैंडम न्यूज़ और लीगल और इनफॉर्मल के बीच फिलहाल इतना ही कम फर्क है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसे सिनेरियोस और काउंटर फैक्ट्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उसके नीचे के अंडरलाइंग फैक्ट्स असली हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हें एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम इस टोल के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम ये समझेंगे कि क्या ईरान ऐसा कर भी सकता है या नहीं। हम इस टोल के इकोनॉमिक्स भी समझेंगे। एंड में हम ये देखेंगे कि इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टोल के बारे में समझते हैं। देखो, अगर रिपोर्ट्स की बात माने तो ये टोल एक साथ दो तरीकों में एग्जिस्ट करता है। इसका पहला तरीका इनफॉर्मल है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ऑलरेडी काम कर रहा है और ये शिप से पैसे ले रहा है। दूसरा फॉर्म एक फॉर्मल पार्लियामेंट्री बिल हो सकता है। ये अभी भी पास नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये इस सिस्टम को लीगलाइज कर देगा। इन दोनों के डिफरेंसेस में ही सारा कंफ्यूजन है। इनफॉर्मल सिस्टम में रिपोर्ट्स के हिसाब से शिप्स को ईरान के कैश्म और लरक के बीच से एक पतले कॉरिडोर से गुजरना पड़ता है। तब इन शिप्स को ईरान के टेरिटोरियल वाटर से गुजरना पड़ता है और ये ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGS के सुपरविजन में होते हैं। IRGS शिप्स के डिटेल्स वेरीफाई करता है और लॉयड्स लिस्ट के हिसाब से इनसे एक पैसेज फी लेता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से कम 2 वेसल्स ने $2 मिलियन पे किए हैं। चलिए अब इसके फॉर्मल साइड को समझते हैं। इस टोल को फॉर्मलाइज करने वाले बिल को पास करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पुश मिल रहा है। ईरानियन मीडिया को एक पार्लियामेंट के मेंबर ने मिड मार्च में कहा कि देशों को इस्लामिक रिपब्लिक को टोल्स और टैक्सेस पे करने चाहिए अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सिक्योर रास्ते को यूज करना चाहते हैं। एक और मेंबर ने स्टेट टीवी पे कहा कि $2 मिलियन का फी ऑलरेडी चालू कर दिया गया है और इसे ईरान के स्ट्रेंथ जैसे दिखाया। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि स्टेट वापस वॉर के पहले वाले कंडीशंस में अब कभी नहीं जाएगा। ईरान के डिप्लोमैट्स ये सब डिनाई कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हो नहीं रहा, बल्कि इनका ये सब ना मानना भी एक मैसेज हो सकता है। पब्लिकली इस टोल को एक्सेप्ट करने से लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इससे यूएस मिलिट्री स्टेप्स ले सकता है और इंडिया जैसे देशों के साथ टेंशन भी हो सकता है जिसकी ईरान को कस्टमर्स जैसे जरूरत है। इसलिए ईरान के इस टोल को डिनाई करते हुए चुपचाप पैसे कलेक्ट करते रहना एक बेटर मूव है। ये कंफ्यूजन शायद गलती से नहीं हो रहा, ऐसा हो सकता है कि इसे जानबूझ के मेंटेन किया जा रहा है। पार्लियामेंट का बिल इसे कंफर्म भी करता है। ये स्क्रैच से कोई एक नया टोल नहीं बना रहा है, बल्कि ये ईरान को ऐसे पोजीशन में ला रहा है जिससे वो सीज में ऑलरेडी हो रहे किसी चीज को जब मन चाहे फॉर्मलाइज कर सके। जो लॉ मेकर्स टीवी पे बोल्ड क्लेम्स कर रहे हैं वो ऐसे दिख सकते हैं मानो वो ऐसे डोमेस्टिक ऑडियंस को कॉन्फिडेंस दे रहे हो जो नेशन के डिफेंसेस के बारे में चिंता कर रहे हो। इंटरनेशनली इसका रिस्पॉन्स बहुत सारे टुकड़ों में हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मार्च 22 को एक 48 आवर अल्टीमेटम दिया और ईरान को स्टेट पूरी तरह खोलने का डिमांड किया। इन्होंने फिर स्ट्राइक्स को 5 दिन के लिए पोस्टपोन किया, ये कहते हुए कि तेहरान के साथ प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं। यूएस मिलिट्री ने 130 ईरानियन शिप्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और ये अभी भी स्ट्रेट से सेफ पैसेज गारंटी नहीं कर सकता। यूएस नेवी ऑफिशियल्स ने शिपिंग इंडस्ट्री को कहा कि मिलिट्री एस्कॉर्ट्स एक इजीली अवेलेबल ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ 22 देशों का एक कोalition जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी और जापान भी इंक्लूडेड हैं, इन्होंने ईरान के एक्शंस को क्रिटिसाइज किया, लेकिन इन्होंने ऐसा खास कर ट्रंप को खुश करने के लिए किया ऐसा लग रहा है। वहीं ज्यादातर यूरोपियन देशों ने कोई मिलिट्री पार्टिसिपेशन नहीं दिया। सऊदी अरेबिया ने सबसे जोर से रिस्पॉन्ड किया। इसने ईरानियन एम्बेसी स्टाफ को निकाल दिया, यूएस ऑपरेशंस के लिए एयर बेसिस खोल दिए, ऑयल एक्सपोर्ट्स रेड सी की तरफ डाइवर्ट कर दिया
और मिलिट्री एक्शंस लेने का राइट भी रिजर्व कर लिया है। इंडिया के शिपिंग मिनिस्ट्री ने इन रिपोर्ट्स को इंटरनेशनल लॉ के अंडर बेसलेस कहा। ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईरान का स्ट्रैटेजी वॉर शुरू होने के बाद से काफी बदला है। सबसे पहले माइंस, मिसाइल थ्रेट्स और फ्रेट रोक के स्ट्रेट पूरी तरह बंद कर दिया था। इसके बाद जिन स्टेट्स को नॉन हॉस्टाइल माना जाता है उसके लिए कुछ हद तक पैसेज खोला, और अब अगर रिपोर्ट सच हैं तो ये ट्रांजिट के लिए चार्ज कर रहे हैं। ईरान यूएस के अगेंस्ट सीरियस वॉर में नहीं जीत सकता, लेकिन ये एक चोक पॉइंट को कंट्रोल कर सकता है और इस पे रेंट चार्ज कर सकता है। पर क्या ईरान ये सब लीगली कर भी सकता है? लीगली ईरान का ऐसा करना अलाउड नहीं है। UNCLOS या यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी इस बारे में क्लियर है। सारे शिप्स को इंटरनेशनल स्ट्रेट से गुजरने का ट्रांजिट पैसेज मिलता है। शिप्स का गुजरना रोका नहीं जा सकता और फॉरेन शिप्स पे सिर्फ पैसेज के लिए कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकता। ईरान ने UNCLOS साइन किया है, लेकिन इसने कभी इसे वैलिड नहीं माना। इसके कारण इसे एक बहुत छोटा सा टेक्निकल आर्ग्यूमेंट मिलता है। लेकिन ज्यादातर इंटरनेशनल लॉ स्कॉलर्स के हिसाब से ट्रांजिट पैसेज एक ट्रेडिशंस या कस्टम से जुड़ा हुआ लॉ है और ये हर स्टेट पे लागू होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये प्रिंसिपल 1949 में ही सेट कर दिया था, मतलब UNCLOS बनने के भी पहले। ईरानियन लॉ मेकर्स ने कहा कि स्वेज कनाल, पनामा कनाल और टर्की का बॉस्फोरस इनके जैसे ही टोल्स का एग्जाम्पल है, लेकिन ये तीनों एग्जाम्पल्स इनके आर्ग्यूमेंट को एक्चुअली सपोर्ट ही नहीं करते। जैसे स्वेज और पनामा मैन मेड वाटरवेज हैं, इन पे लगने वाले फीस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने और मेंटेन करने के कॉस्ट को कवर करते हैं। टर्की का बॉस्फोरस 1936 ट्रीटी के अंडर बहुत कम सर्विस चार्ज लेता है। ये एक ऐसा ट्रीटी है जो मॉडर्न मैरिटाइम लॉ में बिल्ट इन है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नेशनल वाटरवे है और इसे मेंटेन करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ना ही कोई ट्रीटी है जो इसका फीस ऑथराइज करे। लेकिन वॉर के समय इंटरनेशनल लॉ कितना मैटर करता है और इन्हें ना फॉलो करने का नतीजा एनफोर्स करने का पावर किसके पास होता है? इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ ये अज्यूम करता है कि दुनिया में ऑर्डर है और स्टेट सारे नॉर्म्स मानते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक ज्योग्राफी में अकेला हो जाना और ट्रेड में बदला लिए जाने के कॉस्ट इसके बेनिफिट से ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर किसी पे दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री से ऑलरेडी सैंक्शंस लगे ही हुए हों तो इसके पास लॉज मानने का क्या मोटिव है? ईरान को लॉज फॉलो करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता और ना ही इसे लॉज तोड़ने से कोई नुकसान होता है। ये इस टोल के लीगल स्टेटस के बारे में चिंता नहीं कर रहा, ये अमेरिका और इजराइल के मिसाइल स्ट्राइक्स के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स से भी ज़्यादा ये स्टोरी इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये $2 मिलियन का टोल इसे रिप्लेस करने के केओस से एक्चुअली सस्ता है। देखो, करंट क्राइसिस के पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने वाले शिप्स का वॉर इंश्योरेंस हल वैल्यू का 0.02 to 0.05% था। मतलब एक बड़े ऑयल टैंकर के लिए लगभग $40,000 से $100,000 तक। मिड मार्च तक ये प्रीमियम्स हल वैल्यू के 5% तक बढ़ चुके थे। VLCC या वेरी लार्ज क्रूड कैरियर ग्लोबल ऑयल ट्रेड के सबसे ज़्यादा यूज होने वाले शिप्स हैं। एक VLCC के लिए हर ट्रांजिट के लिए इंश्योरेंस कॉस्ट $5 मिलियन था। चार्टर रेट्स भी 4 गुना बढ़ गए। तो इंश्योरेंस, चार्टर प्रीमियम्स, रूटिंग चार्जेस एटसेट्रा सब मिला के टोटल एडिशनल कॉस्ट पर वॉयज $4 to $6 मिलियन तक बढ़ चुका था। इसके बदले $2 मिलियन का फी एक बार्गेन जैसा लगता है। शिप्स को पैसेज ना मिलने के बदले इन पैसों से सर्टेनिटी मिल रही है। इन सब से स्केल पे रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत हाई है। क्राइसिस के पहले हॉर्मुज के थ्रू 138 शिप्स पर डे का ट्रैफिक जाता था। ये लगभग 20 मिलियन बैरल ऑयल कैरी करते थे, मतलब ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20%। एक ईरानियन न्यूज़पेपर के हिसाब से 10% टोल से हर साल $73 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ये एक थियोरेटिकल नंबर है। ये दूसरों से ऑल्टरनेट रूट्स बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिवाइज करने के लिए भी काफ़ी है, लेकिन ये भी दिखाता है कि ईरान के एम्बिशंस कितने बड़े हैं। फिलहाल इस रूट को बाईपास करने के बहुत कम ऑप्शंस हैं। सऊदी अरेबिया के पास ईस्टर्न ऑयल फील्ड से यानबू के रेड सी पोर्ट तक एक पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन हर दिन 7 मिलियन बैरल ऑयल्स हैंडल कर सकता है। यूएई के पास भी फुजायरा तक एक ऐसा पाइप है जो हर दिन 1.5 मिलियन बैरल ऑयल कैरी कर सकता है। दोनों मिला के लगभग 8 to 9 मिलियन बैरल्स का कैपेसिटी बाईपास हो सकता है, लेकिन 14 मिलियन बैरल्स के रिक्वायरमेंट के गैप के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इराक, कुवैत, कतर और बहरीन के पास कोई बाईपास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इसीलिए गल्फ स्टेट्स ने ईरान की तरफ इतने अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया। आफ्टर ऑल उनके खुद के ऑयल एक्सपोर्ट्स के प्राइसेस ईरान के स्टेट पे कंट्रोल के कारण बढ़ रहे हैं, जिससे इनके रेवेन्यूज पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस सिचुएशन में इंडिया शायद सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड मेजर इकोनॉमी है।
हम हमारे क्रूड ऑयल का 88 to 89% इंपोर्ट करते हैं, जिसका 45% क्राइसिस के पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था। लेकिन सिर्फ क्रूड नहीं, इंडिया के एलपीजी इंपोर्ट्स का 90%, हमारे एलएनजी के आधे से ज़्यादा और हमारा फर्टिलाइजर का लगभग 40% इसी स्ट्रेट से आता है। इंडिया का क्रूड ऑयल बास्केट कुछ हफ्तों में ही लगभग $63 से $146 पर बैरल तक बढ़ गया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया के 2025 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को 5.9% तक कम कर दिया है और रुपये भी रिकॉर्ड लोज तक गिर गया है। पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में स्ट्रेट के बंद होने को अनएक्सेप्टेबल कहा, लेकिन इंडिया का इस मामले में अप्रोच काफी बाइलैटरल या डिप्लोमेटिक रहा है। इंडिया ने यूएस के लीड में कोalition ज्वाइन नहीं किया, ना ही इसने ईरान को नाम से क्रिटिसाइज किया। हमने स्ट्रेट को खोलने के लिए यूएस के साथ नेवल वेसल्स डिप्लॉय करने के डिस्कशंस में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि पीएम मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट पेजेशियां के साथ 2 फोन कॉल्स किए और इसके कुछ रिजल्ट्स भी मिले हैं। मिड मार्च में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 2 इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी कैरियर्स को कतर से लोडिंग के बाद स्ट्रेट से पैसेज दिया। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि ईरानियन नेवी ने इन्हें एक्टिवली गाइड किया, इनके साथ रेडियो कांटेक्ट में रहे, शिप का फ्लैग, क्रू नेशनैलिटी और डेस्टिनेशन वेरीफाई किया और फिर इन्हें पहले से अप्रूव्ड ईरानियन वाटर्स के रूट पे एस्कॉर्ट किया। मार्च 23 को भी 2 और एलपीजी कैरियर्स ने ये सेम रूट लिया और इनका मार्च 26 से 28 तक इंडिया पोर्ट्स पहुंचने का एक्सपेक्टेशन है। इसके बदले इंडिया ने भी उन ईरानियन वॉरशिप्स के क्रूज को इंडिया में जगह दी जो इंडियन ओशन में वॉर के समय फंसे हुए थे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन सब में ट्रांजिट फीस के बारे में कोई बात नहीं हुई है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि इंडियन शिप्स के लिए कोई ब्लैंकेट अरेंजमेंट्स नहीं है और हर शिप का मूवमेंट अलग है। 22 इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स अभी भी गल्फ में फंसे हुए हैं और तेहरान के साथ बायलैटरल एंगेजमेंट के थ्रू एक एक करके नेविगेट कर रहे हैं। ईरान को अपना ऑयल बेचने के लिए इंडिया की ज़रूरत है और इंडिया को स्ट्रेट से निकलने के लिए ईरान की ज़रूरत है। फिलहाल ये एक दूसरे को मदद करने का सिस्टम स्टेबल है। इंडिया को फिलहाल बस इस बात की चिंता है कि आने वाले दिनों में स्ट्रेट खोला रहेगा या नहीं। आपको क्या लगता है, ये अरेंजमेंट कितने दिन चलेगा? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।